11th क्लास बेटा जी, अगेन वेलकम। तो यार सरफेस टेंशन चल रहा है, कई बातें हो गई इसमें। स्टार्टिंग में हमने इसमें सरफेस टेंशन की बेसिक डेफिनेशन, सरफेस एनर्जी, देन एक्सेस प्रेशर वाला कंसेप्ट, बेटा कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, मेनिस्कस वाली बातें, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में भी कुछ बातें कर ली। अब सरफेस टेंशन में ना एक टॉपिक बचता है, अपना मेन टॉपिक है, आज उसको टेकअप करते हैं, खत्म कर देंगे, हो जाएगा आज अपना जो टाइम हम यूज करते हैं ना 1 घंटे के करीब, उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक कैपिलरी एक्शन है। लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, 3 टॉपिक मैंने लिखाए थे, जिसमें लास्ट में कैपिलरी एक्शन था, तो हमने बोला था यार एक ही बार में करवाएंगे, तो आज कवर अप हो जाएगा। अब कैपिलरी एक्शन भी बेटा सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड टर्म है, तो डाल लो हेडिंग आज की, कैपिलरी एक्शन। अब ये कैपिलरी एक्शन क्या चीज है भाई? कैपिलरी एक्शन यानी कैपिलरी का एक्शन। बेटा कैपिलरी कहते हैं, सुना होगा आपने, अगर एक पतली सी ट्यूब हो ना, पतली सी, बहुत छोटी वाली पतली सी पाइप, पतली सी ट्यूब, तो उसको हम क्या कह देते हैं? कैपिलरी कह देते हैं। मतलब मोटी ट्यूब को कैपिलरी नहीं बोलेंगे। अब जैसे मान लो कि जो रिफिल होती है ना, पेन की जो रिफिल होती है, इतनी पतली अगर कोई पाइप है, बहुत फाइन बोर होता है उसका, ये कैपिलरी हो गई। या उससे भी पतली यार सिरिंज जो होती है, ये भी एक तरह की क्या हो गई? कैपिलरी हो गई, मतलब पतली सी ट्यूब। ये जो कैपिलरी वर्ड है ना, ये कहां से आ गया? एक लैटिन वर्ड है कैपिला। इसका मतलब, अब लैटिन भाषा में हेयर होता है भाई, हमने भी किताबों में पढ़ लिया, किताब में लिखा होता है। कहां से आया? लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब हेयर होता है। अब वहीं से हम आपको बता रहे हैं, अदरवाइज हमें कोई लैटिन भाषा तो आती नहीं है। तो किताबों में लिखा हुआ है भाई कि जो कैपिलरी वर्ड है, कहां से है? कैपिला, जिसका मतलब क्या होता है? हेयर। अब कैपिलरी मतलब इतनी पतली ट्यूब कि बस लगा लो जिसका डायमीटर एक बाल के जैसा है, एक हेयर के जैसा होता है। तो ट्यूब वर्ड यूज कर दिया मैंने, बट इट इज अ वेरी फाइन बोर। बोर मतलब उसका जो छिद्र होता है, जो उसका बोर होता है, बोर मतलब जितना पोर्शन है जिसमें से लिक्विड या कोई भी चीज फ्लो कर सकती है। ये जो कोल्ड ड्रिंक पीने वाली स्ट्रॉ होती है, इसको भी कैपिलरी बोला जा सकता है। ये जो आर्टरीज, वेन्स होती हैं, ये भी इतनी पतली हैं कि कैपिलरी की कैटेगरी में आएंगे। मोटी ट्यूब, पाइप कैपिलरी की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो बात खत्म करते हैं यार, व्हाट इज कैपिलरी? इट इज अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर। बोर मतलब उसका जो छिद्र है जिसके थ्रू लिक्विड फ्लो करेगा। फाइन मतलब बहुत ही पतला सा। ट्यूब तो चलो वर्ड यूज करना ही था। तो व्हाट इज ए कैपिलरी? इट इज अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, पतली सी पाइप, लंबी हो सकती है जितनी मर्जी, पतली सी, बिल्कुल सिरिंज टाइप, रिफिल टाइप। तो ये होगी कैपिलरी। अब इसका एक्शन क्या है ये भी चलो डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक अपना कैपिलरी एक्शन। पहले तो कैपिलरी का मतलब समझो, ये जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें नीचे पानी देते हैं भाई, पानी ऊपर से चढ़ते चढ़ते उसके पत्तों तक पहुंच जाता है। अब कहते हैं कि जो पेड़ का पूरा तना होता है ना, उसमें पतली 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 फाइन कैपिलरीज बनी होती हैं, जिससे कि लिक्विड ऊपर की ओर राइज करता है। तो कैपिलरी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज टर्म्ड एज अ कैपिलरी। ओके, अब ये कैपिलरी एक्शन क्या है? एक एग्जांपल लो कि मान लो यार आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और आपने गिलास में कुछ कोल्ड ड्रिंक डाल रखा है। चलो गिलास कैसा बन गया? अब गिलास है मान लो, ओके, ले गिलास इस टाइप का होता है। तो ये ग्लास है जिसमें कोल्ड ड्रिंक डाला है। अब इसको थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर देता हूं, ठीक है भैया, इसको मैग्नीफाई कर दिया, जूम कर दिया, ताकि ठीक से
दिखाई भी तो दे। तो ये ग्लास ये भाई तुम्हारा, अब इसमें तुमने कोल्ड ड्रिंक पीने वाला ग्लास है, ये जो स्ट्रॉ होती है ये रख दी, ठीक है। अभी आप इसको पी नहीं रहे हो, ओके, बस वैसे ही स्ट्रॉ रख दी, इसमें सीधी रख दी, टेढ़ी रख दी, जैसे भी रख दी। अब बेटा पॉइंट ये है कि ये जो लिक्विड का लेवल है, जो भी है, कोका कोला, पेप्सी, ड्यू प्यू, जो भी है इसमें, उसका बाहर से तो लेवल देखो इस जगह पर है ना, लेकिन जब तुम इसमें पाइप डालोगे ना, तो जो लिक्विड का लेवल है वो अपने आप ही बिना शक किए हुए, यहां से अभी तुमने इसको खींचा नहीं है, लेकिन बिना शक किए हुए ही लिक्विड का लेवल थोड़ा सा इस बेस लेवल से राइज हो जाता है, अपने आप ऊपर की ओर राइज हो जाता है, अपने आप थोड़ा सा ऊपर आएगा। वो एब्जॉर्व करना, अगली बार कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो देखना जरा। उसके अलावा अगर मान ले ये ग्लास है जिसमें कुछ पानी डाल रखा है, या चल कोल्ड ड्रिंक ही डाल रखा है, अगर इसमें तुम कोई चौक की स्टिक, वो जो बोर्ड पे लिखने वाला चौक होता है, चौक की स्टिक डाल दोगे, तो पहले चौक सूखा हुआ है, उसको पानी में डाल दोगे तो ये अपने आप ही पानी को सोखने लग जाएगा, और यहां तक, यहां शायद इससे भी ज्यादा गीला हो जाएगा। मतलब इसने अपने आप वाटर को क्या करना शुरू कर दिया, एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। दोनों केसेस में क्या हुआ, यहां पे कोल्ड ड्रिंक ऊपर की ओर राइज कर गया अपने आप, तुमने इसको खींचा नहीं है, अपने आप। इसमें तुमने जब इसमें लिक्विड डाला, सॉरी चौक डाला लिक्विड में, तो ये ऊपर की ओर अपने आप क्या करने लग गया, राइज करने लग गया। अगर मान लो तुम्हारे पास स्पंज का एक टुकड़ा है, स्पंज वो जो पानी वानी सोख लेती है, स्पंज का एक टुकड़ा है, तो मान ले यार यहां पर ये सरफेस ऑफ कोई भी सरफेस है, सरफेस ऑफ फ्लोर, ठीक है, इस पे मान ले पानी गिर गया। अब पानी गिर गया, अब तुमने क्या किया, इसके ऊपर स्पंज का एक टुकड़ा रख दिया। अब होगा क्या, थोड़ी देर बाद जब तुम इसको उठाओगे तो वह पानी नहीं रहेगा, स्पंज सारा पानी सोख चुकी होगी, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स। थोड़ी देर बाद यहां पे कोई पानी नहीं है, स्पंज को उठाओगे भी ना तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें समा गए हैं, और यहां पे पानी नहीं बचना, उसमें समा जाना सारा पानी। हाँ, उसको दबाओगे, निचोड़ोगे तो पानी फिर निकलेगा। तो इसने पानी को सोख लिया, इसने लिक्विड को ऊपर चढ़ा दिया, इस चौक के पीस ने भी पानी को सोख लिया। स्पंज ही क्यों, अगर यहां पर ये जो पानी फैला है इस पे भाई कोई कपड़ा रख दे दूं, मान ले घर में ऐसे कुछ तुम काम कर रहे थे, मतलब कुछ गिर गया, लिक्विड दूध गिर गया या पानी गिर गया, तो तुम क्या करते हो, जल्दी से वो पोचा ढूंढकर इसके ऊपर रख देते हो। अब भाई कुछ नहीं करना, पोचा मारना नहीं है, सिर्फ कपड़ा रख ही दोगे ना पोचा, तो थोड़ी देर बाद फिर वही कहानी, ये इस लिक्विड को सोख लेगा। अब यहां पे लिक्विड नहीं रहेगा, तुमने कुछ नहीं किया, अपने आप इसने अपने आप वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, इसने भी अपने आप वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। यहां पे अपने आप ऊपर की ओर लिक्विड थोड़ा सा राइज हो जाता है, ये चौक का पीस अपने आप ही सारा का सारा गीला हो जाता है। अब इन सारी स्थितियों में हो क्या रहा है, हर एक में अपने आप लिक्विड ऊपर की ओर राइज कर रहा है। इसमें जब तुमने पाइप को डाला तो इसने क्या किया, अपने आप लिक्विड इस पाइप में राइज हो गया। राइज हुआ ना, अपने आप हुआ, तुमने खींचा नहीं, अभी यहां से पीना नहीं शुरू किया। इसमें चौक का पीस डाला
तो इसने भी अपने आप वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब इस चौक के पीस में पहले ये बिल्कुल सूखा था, वाटर में डाल दे तो गीला गीला दिखाई देगा, इंक में डाल दे तो ये नीला नीला दिखाई देगा। तो पहले इतना था, यहां से लेके यहां तक ये गीला हो चुका होगा, यहां तक तो तूने डुबोया था, मान ले ये अपने आप ही ऊपर की ओर राइज हो गया। तो यहां पे भी क्या हुआ, लिक्विड का ऑटोमेटिकली राइज हुआ है। यहां पे तुमने स्पंज को रख दिया पानी के ऊपर, अब पानी अपने आप सोख लिया ना भाई उसने, तुमने कुछ नहीं किया, बस रख दिया, अपने आप एब्जॉर्ब कर लिया उसने, इसने भी अपने आप क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब सारे केसेस में क्या हो रहा है, राइज ऑफ लिक्विड हो रहा है। अभी हर एक केस में क्या हो रहा है, राइज ऑफ लिक्विड हो रहा है अपने आप। ये तो है ही कैपिलरी। मैंने लगाई क्या थी, कैपिलरी, मैंने बोला वो जो कोल्ड ड्रिंक पीने वाली स्ट्रॉ होती है, पाइप होती है, वो कैपिलरी की तरह काम करती है। तो ये तो है ही कैपिलरी। ओके, ये जो चौक होता है ना, चौक, यार चौक जो होता है उसके बीच बीच में गैप्स होते हैं। चौक का जो पीस होगा उसके बीच बीच में क्या होंगे, गैप्स होंगे। यार दोज गैप्स एक्ट एज कैपिलरीज, नीचे से लेके ऊपर तक गैप्स होंगे। उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल एम धसे हुए नहीं होते, उन्होंने वॉल्यूम ज्यादा घेर रखी होती है, डेंसिटी कम होती है। तो चौक का पीस होगा, उसके बीच बीच में जो मॉलिक्यूल्स है ना चौक के, कैल्शियम के, उनके बीच में गैप्स हैं। और वो जो गैप्स है ना भाई, दे आर एक्टिंग एज कैपिलरीज, दे आर एक्टिंग एज कैपिलरीज। नीचे से ऊपर तक वो गैप 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 मिलकर एक कैपिलरी बन जाता है। स्पंज तो तुमने देखी होगी, वो तो वैसी फ्लफी सी होती है, उसके अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। वो गैप्स भी नीचे से लेके ऊपर तक कंटिन्यूटी में होते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज कैपिलरीज। कपड़ा जो होगा, कपड़े कई तरह के होते हैं, लेकिन पोचे वाला कपड़ा जो होता है खास होता है, वो फ्लफी सा। फिर वही बात, उसमें भी वो जिस भी रेशों से बना हुआ है ना, धागों से बना हुआ है, उनके बीच में भी क्या होते हैं, गैप्स होते हैं, गैप्स। उन गैप्स, दोज गैप्स एक्ट एज कैपिलरीज। तो उनमें भी कैपिलरीज बनी होती हैं, ऊपर को लिक्विड राइज करता है। ये तो थी ही कैपिलरी। यार इसमें भी जो गैप्स हैं, दे एक्ट एज कैपिलरीज। तो अपने आप लिक्विड ऊपर को राइज करता है। यार घरों में ना स्लाब आ जाती है, स्लाब समझते होगे तुम लोग, कि जी मकान बनाया किसी ने, तो मकान के नीचे से ना, नीचे थोड़ा बहुत पानी वानी साइड पे इकट्ठा हो जाता है कई बार, तो ऊपर की ओर क्या आती है, स्लाब आती है। ये दीवार है, तो आपने देखा होगा लोग घरों में नया नया मकान बनाते हैं, ये दीवार है मान ले, तो अंदर से देखोगे तो यहां तक ऊपर तक क्या आ जाती है, वो सीमेंट सा, और जो पेंट किया होता है हमने, व्हाइट वॉश किया होता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है, ऊपर तक राइज करती रहती है, कभी कभी तो काफी ऊपर तक चले जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है, जितनी मर्जी करोड़ रुपए की कोठी बना लोगे उसमें भी स्लाब वाली समस्या तो रहती है। उसको दूर करने के लिए लोग नीचे नीचे टाइल्स लगाते हैं आजकल, या पैनलिंग करवा देते हैं। तो यार ये जो स्लाब आ रही है, ये क्यों आ रही है, यार नीचे भी जमीन में मॉइस्चर है ना, पानी इकट्ठा हो गया, मान ले बरसात बरसूत में थोड़ी स्लाब बढ़ जाती है, तो नीचे मॉइस्चर होने के कारण ऊपर की ओर लिक्विड राइज करना शुरू कर देता है। क्यों राइज करना शुरू कर देता है भैया, वो जो ईंटें सीमेंट है ना, इसमें भी बीच बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, पोर्स, छोटे छोटे से छिद्र। दोज पोर्स एक्ट एज कैपिलरीज। ये सारे किसकी तरह एक्ट करते हैं, कैपिलरीज की तरह एक्ट करते हैं। तो यार इन सब में हो क्या रहा है, बेसिकली ये सब कैपिलरी की तरह एक्ट कर रहे हैं, और इन सब कैपिलरीज में लिक्विड अपने आप ऊपर की ओर राइज कर रहा है। राइज क्यों करता है वो समझाएंगे, लेकिन दिस राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी इज टर्म्ड एज कैपिलरी एक्शन। दिस राइज ऑफ लिक्विड in a capillary by its own
इज टर्म्ड एज कैपिलरी एक्शन। लिक्विड का अपने आप ऊपर की ओर कैपिलरीज में राइज होना क्या कहलाता है भाई? कैपिलरी एक्शन कहलाता है। पहले मैं डेफिनेशन पूरी कर दूं, फिर कैपिलरी एक्शन के कुछ और एग्जांपल भी आपको बताते हैं। तो पॉइंट ये है कि द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी, कैपिलरी का मतलब फाइन बोर की ट्यूब होगी, इज टर्म्ड एज कैपिलरी एक्शन। अब एक बात और है यार, जरूरी नहीं है हर बार राइज ही हो। कभी कभी लिक्विड जो बेस लेवल है ना, राइज होने की बजाय यार फॉल भी करता है। अब वो डिपेंड करता है लिक्विड कौन सा था और कंटेनर कौन सा था। तो मैंने अभी तक जितने एग्जांपल दिए उन सब में तो देख राइज ही शो करवाया, लेकिन मैं बोल रहा हूं नॉट ऑलवेज राइज, समटाइम्स देयर में बी फॉल ऑफ लिक्विड। फॉल ऑफ लिक्विड मतलब जो बेस लेवल था, हमने जितने एग्जांपल किए उसमें लिक्विड ऊपर की ओर अपने आप चढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी वो अपने आप यार नीचे की ओर भी जाना शुरू हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा डेफिनेशन में कि राइज ऑफ लिक्विड, मैं कहूंगा राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी इज टर्म्ड एज कैपिलरी एक्शन। तो राइज के साथ साथ फॉल वर्ड भी यूज करना चाहिए। फॉल क्यों होता है वो भी बता देते हैं। पहले पूरी डेफिनेशन दे दूं यार, कैपिलरी एक्शन की अगर डेफिनेशन देनी है तो क्या देनी होगी आपको? कैपिलरी एक्शन की अगर बेटा आपने डेफिनेशन देनी है तो क्या देनी होगी कि कैपिलरी एक्शन इज डिफाइंड एज द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, और फॉल भी लगा दिया अब मैंने, ठीक है। कैपिलरी एक्शन इज राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। अब कैपिलरी तुम्हें पता क्या होती है। अब फॉल कब आएगा ये भी सुन ले यार। हमने तो सुना हुआ है कि यार जब कंटेनर में हम लिक्विड को डालेंगे तो देखो दो तरह की स्थितियां, दो नहीं वैसे तो तीन तरह की स्थितियां देखी हुई हैं। एक स्थिति हमने देखी हुई है कि अगर मेनिस्कस कैसा है, कनकेव है। एक स्थिति हमने ये भी देखी हुई है अगर मेनिस्कस कैसा है, कन्वेक्स है। अच्छा, कनकेव मेनिस्कस कब आता था? जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री हो, या फिर जब एडहेसिव जो है डोमिनेट कर रहे हो कोहेसिव के कंपैरिजन में। यह कब आता है? जब कोहेसिव डोमिनेट कर रहे हो या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। तो बेटा जी अगर स्थिति यह है, यानी मेनिस्कस कनकेव वाला है, यानी एडहेसिव वाले फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, एडहेसिव स्ट्रॉन्ग है, तो भाई एडहेसिव स्ट्रॉन्ग है तो साइड पे ऐसे खींचती है ना, तो ऊपर की ओर चढ़ता है। तो भैया अगर एडहेसिव स्ट्रॉन्ग है यानी ये वाली स्थिति है, तो जब मैं इसमें लिक्विड डालूंगा ये थीटा लेस देन 90 डिग्री इस कंटेनर, अब कंटेनर इसको माना जाएगा पाइप को, ठीक है, यहां बनेगा, वो मैं बड़ा करके मैग्नीफाई करके सुनाऊंगा। तो अगर स्थिति ऐसी है कि जो पाइप है, पाइप उसका मटेरियल और उसमें जो लिक्विड डलेगा, पाइप यानी जो अपनी कैपिलरी थी उसका मटेरियल और उसमें जो लिक्विड डलेगा, उसके मटेरियल के बीच का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री है। यानी इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, लिक्विड और जो कैपिलरी का मटेरियल है उसके बीच में अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री आता है, यानी अगर एडहेसिव स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, तो ये राइज करेगा, देन इट विल राइज। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए, मरकरी जैसी की बात हो जाए, यानी ये जो ट्यूब जिस चीज की बनी हुई है और जो मटेरियल है उसमें अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, यानी कोहेसिव स्ट्रॉन्ग हो, तो ये राइज नहीं, ये क्या कर जाएगा?
फॉल कर जाएगा, बेस लेवल से नीचे चले जाएगा। हम जो भी एग्जांपल लेंगे वैसे ज्यादा राइज वाली लेंगे, डे टू डे लाइफ में राइज वाली है, लेकिन फॉल भी हो सकता है। तभी मैंने बोला राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। राइज कब होगा? जब जो ट्यूब है, कैपिलरी है, उस मटेरियल और उसमें जो लिक्विड है, उस मटेरियल के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी उस वक्त जब एडहेसिव स्ट्रॉन्ग होंगे तो राइज होगा, अदरवाइज फॉल होगा। ग्लास की कैपिलरी है, उसमें मरकरी डालेगा तो भाई फॉल होगा। ग्लास की कैपिलरी है, उसमें पानी डालेगा तो क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। दिस राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज टर्म्ड एज कैपिलरी एक्शन। हाँ नहीं बेटा यार, तो उम्मीद है यार जितनी मैंने बातें की उसे कैपिलरी एक्शन क्या है वो तो क्लियर हो ही गया होगा। फॉल वाले में मरकरी वाले एग्जाम्पल है, राइज वाले के बथेरे एग्जाम्पल है। ओके, अब जो कैपिलरी एक्शन है उसके वैसी थोड़ी सी डिस्कशन और करवा रहा हूं, उसके बाद मैथमेटिकल कुछ काम है वो करते हैं। क्या डे टू डे लाइफ में यूज ऑफ कैपिलरी एक्शन या कह लो एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरी एक्शन, कई बार इसमें ना क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सब किस पे बेस्ड है। अब मैंने आधे एग्जाम्पल तो डिस्कस कर ही दिए। पहली, जैसे मैंने बोला कि यार मुझे चौक का पीस है, उसको पानी में डुबो तो अपने आप ऊपर की ओर पानी राइज करता है। क्या है जी? कैपिलरी एक्शन है। कारण क्या है? वो चौक का जो पीस होता है वो इतना ज़्यादा डेंस नहीं होता, पोरस होता है। पोरस मतलब उसके बीच में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दोज एक्ट एज कैपिलरीज, वो कैपिलरीज की तरह एक्ट करते हैं और इसलिए ऊपर की ओर वो लिक्विड अगर इंक में डालेगा तो पूरा नीला हो जाएगा, पानी में डालेगा तो पूरा गीला हो जाएगा। तो यहां पे भी कैपिलरी एक्शन है। उसके अलावा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि क्लोथ वाला, पोचे वाला, यार क्लोथ वाला एग्जांपल क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोथ लिक्विड को? क्योंकि यार वो जो क्लोथ है ना उसके बीच में भी छोटे 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 छिद्र होते हैं, दोज एक्ट एज कैपिलरीज, और लिक्विड राइज कर जाता है। उसके अलावा या टॉवल, अब टॉवल भी जिस मटेरियल का बना होगा ना वो बड़ा फ्लफी सा होता है ना, और किसी हर एक कपड़े को हम टॉवल के रूप में नहीं ना यूज कर सकते, तो बड़ा फ्लफी सा होता है। उसमें भी अब जब आप नहा के अगर टॉवल को ऐसे ऐसे रखोगे भी ना तो भी जो वाटर के जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं वो सारे के सारे क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कई लोग टॉवल नहा नू के आएंगे ना बड़ी नजाकत से पहुंचते हैं टॉवल लेके ऐसे 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 कर कर, और कई होंगे वो तो बस लेकर आए ऐसे मुंह रगड़ कर। अब अगर नहीं भी भाई रगड़ोगे ना तो भी ऐसे ऐसे रखोगे ना तो भी उसने लिक्विड को क्या कर लेना है? एब्जॉर्ब कर लेना है। ये भी क्या है? कैपिलरी एक्शन है। उसके अलावा यार ये जो पेन की निब वगैरह होती है ना, अच्छा पहले ना एक, आजकल तो बहुत कम आते हैं, फाउंटेन पेन होते थे, इंक पेन्स, इंक पेन बोलते थे उनको। अब इंक पेन्स में क्या होता है? आगे ना एक निब डलती है। अब वो जो निब होती थी ना, निब वो कुछ ऐसे करके निब होती थी और यहां पे उसमें ना कट लगा होता था। ये जो निब है पीछे जो भी ये पेन के साथ अटैच होती थी उसमें इंक डालते थे, जब ये उल्टा करते थे इंक आती थी यहां तक, और यहां पर निब का कट होता था। वो कट जो होता था ना, ये जो कट है, इट एक्ट एज कैपिलरी। अब ये इंक पेन है, यहां पे आगे इसकी निब है, यहां पे कंटेनर होता था जिसमें इंक भर दी जाती थी। अब ऐसे जब इसको करते थे इंक यहां तक आ जाती थी, यहां पे ये कट है। अब यहां तक तो पहुंच गई, आगे बाहर निकल नहीं सकती, निब के पीछे सिस्टम सा होता था, बाहर लीक नहीं हो सकती थी, लेकिन उस कैपिलरी से आगे उसकी टिप तक आती थी और वहां से फिर उसको हम लिखते रहते थे। तो ये भी कैपिलरी एक्शन का एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर आपने स्केच पेन्स भाई खोल के देखिए हो तो उनमें क्या होता है? जैसे मान लो ये भी एक तरह का स्केच पेन जैसे ही है, मार्कर है, ठीक है जी। अब इसको खोलोगे, ये स्केच पेन को खोलोगे तो इसके अंदर भाई इस टाइप का क्या होता है? मटेरियल होता है। स्केच पेन में होता है कि नहीं होता?
कई बार चलता नहीं स्केच पेन, खत्म हो जाता है, उसको खोल खोल के उसमें और कुछ नहीं तो पानी डाल डाल के चलाते होते हैं। ओके, हम तो चलाते थे भाई, गरीब लोग थे, तो आप लोग पैकेट के पैकेट रखते होंगे, लेकिन हम क्या करते थे कि जब खत्म हो जाते ना स्केच पेन, उसमें खोल कर 2-4 बूंदे पानी चला दो, 2-4 दिन और चल जाते थे फिर वो। ओके, तो इस टाइप का उसमें होता है। अब इसमें चक्कर क्या है, इसके अंदर क्या है, स्पंज है। जब मैंने इसमें इंक डाल दी, इंक यहां पे इकट्ठी हो जाएगी। स्केच पेन में भी ऐसा होता है, इंक यहां पे जाके इकट्ठी हो जाएगी। जब इसको इसमें डाल देंगे तो ये जो स्पंज है इंक को पूरी की पूरी को चूस लेगी। अभी जो स्पंज है इसके अंदर बेटा, इट एक्ट एज कैपिलरी। ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, कैपिलरी की तरह एक्ट कर रही है। स्पंज के अंदर पोर्स हैं, स्पंज टाइप ही मटेरियल होता है इसके अंदर। गिर रही है इंक नीचे, अब इसके अंदर स्पंज टाइप ही मटेरियल होता है, वो राइज कर लेता है, ऊपर तक इंक आ जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो टिप है, ये देखो, अब इसमें स्केच पेन में भी ऐसे होता है, ये जो टिप है ये फिर किसकी तरह एक्ट करती है, कैपिलरी की। ओके, ये जाके इससे ऐसे टच हो जाएगी ऐसे। अब नीचे से इंक ये चूस के ले आया ऊपर तक, कैपिलरी एक्शन है, और यहां से टिप तक कौन चूस के लेके जाएगा, इसके अंदर ये जो मटेरियल थोड़ा हार्ड स्पंज है। तो ये सब क्या है भाई, कैपिलरी एक्शन है। ठीक है जी, इंक इंक हो गई भाई हाथ पे, तो ये सारा का सारा क्या है, कैपिलरी एक्शन है। तो कैपिलरी एक्शन के बेटा एक नहीं दो नहीं बहुत से क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब इनको पढ़ते रहना। हम अगली बात पे जा रहे हैं कि जी कैपिलरी एक्शन है, उसका मेन रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन ऑफ कैपिलरी एक्शन। ठीक है जी, तो कैपिलरी एक्शन का पहले रीजन रफली समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैथमेटिकल एक डेरिवेशन है वो भी हम कर ही लेंगे। यार बेसिकली कैपिलरी एक्शन का जो रीजन है ना, दैट इज अगेन सरफेस टेंशन। बेटा कैपिलरी एक्शन का जो मेन रीजन है बेसिकली इट इज सरफेस टेंशन। अब वो कैसे कि मान लेते हैं ये एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है भाई, ये कैपिलरी ट्यूब है। अब देखो मुझे मैग्नीफाइड व्यू देने पड़ेंगे। अब आप कहोगे सर यार तुम तो कह रहे थे कि कैपिलरी जो होती है वो हेयर लाइक होती है, बना इतनी बड़े रहे हो साले पाइप जितनी। तो भैया ये हेयर लाइक ही है मान लेते हैं, लेकिन ये मैग्नीफाइड व्यू है। ठीक है जी, तो ये लिक्विड है और इसमें मैंने क्या डाल दी, एक कैपिलरी डाल दी, ये कैपिलरी है। ठीक है, ये कैपिलरी है। वैसे लिक्विड का लेवल यहां तक होना चाहिए था, ये ऊपर की ओर क्या करेगा, राइज कर जाएगा, कैपिलरी एक्शन होगा। अब राइज क्यों करेगा, उसके लिए फिर मैं इसको जूम कर रहा हूं, यानी कि और मैग्नीफाई कर रहा हूं, थोड़ा एंगल वेंगल दिखाएंगे। तो मान लो मैंने इसको थोड़ा और जूम किया, ठीक है। ज्यादा जूम करोगे पिक्सल फट जाएंगे, लेकिन सर क्या करें, फटने दो। जूम कर दिया मैंने, एंगल वेंगल तभी प्रॉपरली इसमें दिखाई देंगे। ठीक है जी, ये लिक्विड का लेवल है इसमें, और ये मेरी कैपिलरी है जो काफी शॉर्ट टाइप दिखाई दे रही। ठीक है जी, ये कैपिलरी हो गई। चलो अब यार कैपिलरी एक्शन के कारण लिक्विड ऊपर की ओर राइज कर चुका है। अब मैंने बोला आपको ऊपर की ओर राइज करने का मतलब मेनिस्कस कैसा है, कनकेव वाला हुआ होगा तभी ऊपर की ओर लिक्विड ने राइज करना था। कन्वेक्स वाले में फॉल होता है, कनकेव वाले में ऊपर की ओर होता है। अब यहां पर मैंने मैग्नीफाई इतना कर दिया, मान लो उसका कर्वेचर अब यहां पर प्रॉपर शो हो रहा है जी। ओके, अब ये ऊपर आया क्यों, यार कारण है कि इस जगह पर, इस कोने पर, इस जगह पर ये साइड व्यू है बेटा, सामने से देख रहे हो कैपिलरी को। टॉप से देखोगे तो ये गोल दिखाई देगी और उसमें एन सर्कुलर लिक्विड का पोर्शन दिखाई देगा, सर्कल। ठीक है,
अगर टॉप से देखोगे तो ये गोल है ना, ऐसे, ठीक है जी, जैसे कुआं होता है, ऊपर से देखोगे तो ऐसे लिक्विड दिखाई देगा। भाई साइड से देखोगे तो ये साइड व्यू है अभी, ओके। इसमें ये ग्लास की कैपिलरी ऐसे करके व्यू दिख रहा है। अब पॉइंट क्या है कि ऊपर क्यों गई लिक्विड, ऊपर क्यों गया? कारण ये कि इस जगह पर बेटा जी इस पे लगेगी सरफेस टेंशन, ठीक है जी। अब सरफेस टेंशन बेसिकली क्या है? एक तरह का फोर्स ही है ना। व्हाट इज सरफेस टेंशन? इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी। ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, आपको पता ही है। एक टेंजेंट इधर बनेगा तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा, ओके। अब ये जो सरफेस टेंशन है भाई, उसके कारण फोर्स लगा। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स भी आ जाएगा। चलो अभी इसको सरफेस टेंशन ही रखते हैं। अब जब नीचे को फोर्स लगेगा तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन भी होगी, जो कि बेसिकली किसके इक्वल आएगी? सरफेस टेंशन के इक्वल ही आएगी। अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, भाई मैं नीचे खड़ा हूं, मेरा वेट नीचे को लग रहा है, तो ऊपर की ओर रिएक्शन लग रही है ना। अगर मैं इसको दबा रहा हूं, मेरा फोर्स लग रहा है इस पे, तो बाहर की ओर रिएक्शन भी तो लग रही है ना। तो भाई अगर अंदर की ओर सरफेस टेंशन होगी तो बाहर की ओर क्या लगेगी? रिएक्शन लगेगी। अब इस स्थिति में देखो, इस रिएक्शन के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं, ये थीटा है तो देख ये भी क्या हो जाएगा? थीटा आ जाएगा। इस रिएक्शन के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं तो ये वाला आर कॉस थीटा या एस कॉस थीटा हो जाएगा। आर इक्वल टू एस है, ठीक है जी। कॉस नहीं बेटा, साइन थीटा। एंगल के साथ वाला कॉस थीटा होता है। ऊपर वाला जो कंपोनेंट है ये बनेगा आर कॉस थीटा, और आर एस के इक्वल है तो एस कॉस थीटा, और ये बनेगा एस साइन थीटा। अभी जो कोने वाला मॉलिक्यूल है उस पे जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा है भाई नीचे की ओर, उसके कारण रिएक्शन लगी ऊपर की ओर, एस कॉस थीटा साइड वाइज एस साइन थीटा। ऐसा ही ये जो मॉलिक्यूल है इसके साथ भी होगा। ये ऐसे है जिसके कारण क्या लगेगी? रिएक्शन लगेगी, तो ये वाला क्या हो जाएगा? एस साइन थीटा, और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? एस कॉस थीटा। अब देख, ये जो एस साइन थीटा है ये तो पाइप से बाहर ले जाना चाहता है इसको। अब बाहर थोड़ी जाएगा, मतलब पाइप तोड़ के थोड़ी मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, तो बाहर तो जाएगा नहीं, उल्टा रिएक्शन लग जाएगी और बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो एस कॉस थीटा है ये मॉलिक्यूल को ऊपर की ओर लेके जाएगा, क्योंकि देख ऊपर की ओर तो पाइप है ही है ना, फिर ये कैपिलरी ऊपर की ओर तक, ऊपर तक तो है ही है। तो ये दोनों एस कॉस थीटा दोनों कोने वाले मॉलिक्यूल्स को ऊपर की ओर खींचेंगे, जिसके कारण ये ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरे भाई ये ऐसे दो ही मॉलिक्यूल नहीं है, पूरी लाइन पर हर जगह पर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन पे ऊपर की ओर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अगर मैंने बोला ये तो साइड व्यू था, ठीक है, अगर स्थिति को थोड़ा सा समझो तो अगर टॉप से देखोगे ना, टॉप से देखोगे तो यार ये जो मॉलिक्यूल शो किया ना मैंने, ये तो पाइप के, ये जो पाइप है एक कोने वाला शो किया, और ये जो है पाइप के दूसरे कोने वाला शो किया। ये पाइप है भाई, तू साइड से देख रहा था, साइड से, तो ये वाला और ये वाला शो कर रखा है डायग्राम पे। भाई ऊपर से देखेगा तो पूरा एन सर्कल दिखाई देगा ना, ऐसे ये कटोरी दिखाई देगी ऊपर से ऐसे। अब जब ऊपर से देखेगा तो ये साइड वाला दो तो डायग्राम शो कर रखे हैं भाई। इस पूरी लाइन पर हर मॉलिक्यूल पाइप के साथ टच है, ट्यूब के साथ
टच है कि नहीं? ये वाला मॉलिक्यूल भी ट्यूब के साथ टच है। अगर मैं इधर से देखूं तो ये वाला मॉलिक्यूल और इसकी बात होगी, अगर मैं सामने से देख रहा हूं तो इन दोनों की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं इधर से देखूंगा तो इसकी और इसकी बात होगी। ठीक है, ये भी पूरी की पूरी कैपिलरी से टच है, तो इस पे भी यार बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर की ओर क्या लगेगा? एस कॉस थीटा लगेगा। ठीक है जी, इस पे भी ऊपर की ओर क्या लगेगा? एस कॉस थीटा। ऐसे जो इधर वाला था इस पे भी ऊपर की ओर क्या लगेगा? एस कॉस थीटा। यार ये जितने भी हैं ना पूरी की पूरी लाइन पर, ये जितने भी हैं सब पे ऊपर की ओर क्या लगने वाला है? एस कॉस थीटा लगने वाला है। और ये सारे एस कॉस थीटा मिलकर लिक्विड को ऊपर की ओर राइज करवाना शुरू कर देते हैं। अब ये डायग्राम मैंने एक डेरिवेशन करवानी है, उसमें काम आना है, यही समझा दिया, वहां डायरेक्ट चला दूंगा। तो यार ये सारे एस कॉस थीटा मिलकर इस लिक्विड को ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण लिक्विड ऊपर की ओर राइज करता है। अगर मैं इसको फिर से बना दूं तो ये पूरी की पूरी स्थिति है भाई। ठीक है, ये टॉप व्यू है, टॉप से देखेगा तो ये पाइप है पूरी की पूरी। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी पाइप है, ये उसका कनकेव मिनिस्कस है। तो साइड वाइज पूरे के पूरे मॉलिक्यूल इसके साथ टच है ना, हर जगह पर, हर कोने पर ऊपर की ओर क्या लगेगा? एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। ऊपर की ओर एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। ये सारे एस कॉस थीटा मिलकर लिक्विड को राइज करते हैं। जब लिक्विड ऊपर राइज होता है तो उसका वेट उसको नीचे लाने की कोशिश करता है। ये जो सारे एस कॉस थीटा मिलकर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सारे एस कॉस थीटा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वेट इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इतना ऊपर चढ़ जाता है कि वेट इस ऊपर लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर देता है, तब रुक जाता है, तब तक थोड़ा बहुत ऊपर राइज हो चुका होता है। तो बेटा जी ये सब एरोज ऊपर की ओर क्या है? एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। तो यार ऊपर की ओर जो खींचने वाला टोटल फोर्स है, देख एस कॉस थीटा में एस क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना। तो ऊपर लगने वाला पर यूनिट लेंथ फोर्स कितना लग रहा है? एस कॉस थीटा। ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, यूनिट लेंथ पे एस लगता है। अब ये टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ ये होगी यार 2 पाई आर। यहां पे आर क्या है? इस कैपिलरी का रेडियस। अगर इस कैपिलरी की रेडियस के हिसाब से टॉप पे जो सर्कल मानोगे, सर्कल सर्कल बनेगा ना ये, तो उसका सरकमफ्रेंस यानी उसकी लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। अगर पर यूनिट लेंथ फोर्स एस कॉस थीटा है तो तुम्हें पता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर एस कॉस थीटा भाई, तो टोटल फोर्स कितना होगा? अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ एस कॉस थीटा है तो इसके हिसाब से जो टोटल फोर्स, टोटल लेंथ का यूज कर ले, टोटल फोर्स होगा एस कॉस थीटा इंटू टोटल लेंथ। यानी टोटल फोर्स होगा, टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर इंटू एस कॉस थीटा। कहने का मतलब ऊपर की ओर खींचने वाला जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स जो इसको ऊपर की ओर खींच के लेके जा रहा है,
दैट इज 2 पाई आर एस कॉस थीटा। आपने आगे से डायरेक्ट याद कर लेना है कि भैया इसको ऊपर की ओर कौन खींच के लेके जा रहा है, 2 पाई आर एस कॉस थीटा खींच कर लेकर जा रहा है। ऊपर की ओर कौन खींच के लेके जा रहा है, 2 पाई आर एस कॉस थीटा। इसलिए ये राइज कर जाता है। फॉल करने वाले में भी ऐसी कहानी है, लेकिन राइज करने वाले पे देखो, फॉल करने वाले पे जनरलाइज कर दूंगा लास्ट में। सो पॉइंट निकल कर क्या आया कि व्हाट इज कैपिलरी एक्शन, इट इज राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। दूसरी बात आई यार कैपिलरी एक्शन का कारण क्या है, भाई कारण सरफेस टेंशन है। कहां से शुरुआत की थी मैंने, इस पे नीचे की ओर टेंजेंशियली क्या लगती है, सरफेस टेंशन लगती है। सरफेस टेंशन से रिएक्शन लगी, सारी रिएक्शन मिल मिलाकर उसको ऊपर की ओर खींच कर लेकर जाती है। तो जी ऊपर की ओर कौन खींच के लेके जाता है, सरफेस टेंशन। तो कैपिलरी एक्शन का बेसिक कारण क्या है, सरफेस टेंशन। तभी भैया सरफेस टेंशन की हेड के अंडर पढ़ रहे हो ना इसको, तो बेसिक रीजन इज सरफेस टेंशन। तो व्हाट इज कैपिलरी एक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गई इसकी। उसके बाद कारण क्या हुआ, सरफेस टेंशन। उसके बाद उसको ऊपर ले जाने वाला यार जो फोर्स था वो भी निकाल लिया, 2 पाई आर एस कॉस थीटा। अब इसके बाद एक डेरिवेशन है कि अगर एक कैपिलरी ट्यूब है उसमें कोई लिक्विड डाला है तो वो कितनी हाइट तक राइज करेगा। ठीक है, व्हाट हाइट अ लिक्विड विल राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो अगली बात वो डेरिवेशन है, हेडिंग लिखवाता हूं। हाँ नहीं बेटा यार, अगली बात हमने एक डेरिवेशन करनी है, डालो हेडिंग कि हाइट अप टू विच अ लिक्विड विल राइज इन अ कैपिलरी। क्या कैलकुलेट करना है यार, हाइट up to which a liquid will rise in a कैपिलरी। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट। ये हेडिंग होगी, डेरिवेशन है भाई बढ़िया वाली। ओके, इसमें से अब अगर मान लो यार प्रॉपरली स्कूल एग्जाम वगैरह हो तो उसमें डेरिवेशन आमतौर पर आ जाती है। तो हमने बोला जी वही पुरानी बात, लेट अस कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अब जिसका रेडियस क्या होगा, आर होगा, डिप्ड इन अ लिक्विड जिसकी सरफेस टेंशन एस होगी और जिसकी डेंसिटी रो होगी। स्थिति क्या कि लेट अस कंसीडर, लिख लो यार, वो लेट अस कंसीडर तो लिखना ही होता है कि लेट अस कंसीडर ए लिक्विड, सॉरी लेट अस कंसीडर ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर डिप्ड इन द लिक्विड हैविंग सरफेस टेंशन एस एंड डेंसिटी रो। तो आर क्या है यार, ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लिख लो। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब एस क्या है जी, इसकी सरफेस टेंशन, और ये क्या है उस लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है, थोड़ी देर में इसको हम रब कर देंगे। ओके, तो स्थिति क्या भैया, ये अपनी ये लिक्विड हो गया यार, सॉरी कंटेनर हो गया, मैग्नीफाइड व्यू है भाई। इसमें हमारे पास कुछ लिक्विड है कनकेव मिनिस्कस वाला। ठीक है, ओवरऑल अब इतना बड़ा है, उसका कनकेव तो तुम्हें कोई खास ऐसे दिखाई देगा नहीं, ये मैग्नीफाइड व्यू हो गया ज्यादा। ठीक है, जितना छोटा होगा उतना कर्वेचर सा दिखाई देगा, तो ये ज्यादा कनकेव दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ कैसा वाला, ये मान लो कनकेव वाला है। ओके, अब इसमें हमने एक कैपिलरी डाल दी। अब कैपिलरी जब डाल दोगे तो लिक्विड क्या होगा, राइज होगा। ठीक है जी, अब लिक्विड जब राइज होगा तो राइज करने का कारण वारण तो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको समझा ही रहे थे।
ओके जी, तो ये इसमें लिक्विड है, सीधा ही कर देता हूं यार। ओके, अब मान लो ये कुछ राइज हो चुका है, यहां तक राइज हो गया, ठीक है। अब बेटा वो जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था ना, उसका यहां पे यूज होगा, अब वो तो बनानी पड़ेगा। तो लिक्विड मान लो राइज हो रहा था और यहां तक मान लो राइज हो गया, उसके बाद ये रुक गया, ठीक है। तो कितनी हाइट तक राइज हो गया, मान लो h हाइट तक लिक्विड आपका राइज हो गया, उसके बाद रुक गया। तो h क्या है, इट इज द हाइट up to which the liquid rises, जिस हाइट तक लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा, सब सही है। अब फिर वही कहानी, ऊपर क्यों गया था, क्योंकि यहां पर सरफेस टेंशन का जोर चल रहा था। ओके, आपने डायग्राम बना देना, बाकी तुम्हें मैंने बातें क्लियर की ही थी। उसके कारण क्या लगेगी, रिएक्शन, जो कि सरफेस टेंशन की इक्वल रहेगी, ठीक है। फिर इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एस साइन थीटा, और ऊपर ले जाने वाला एस कॉस थीटा, ठीक है जी। ये वाला कंपोनेंट एस साइन थीटा और ऊपर ले जाने वाला एस कॉस थीटा। अब बात मैं मोटे तौर पे बेटा आपको समझा ही चुका हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब डेरिवेशन कर रही है ना। अब इसमें क्या क्या लिखना है वो बता रहा हूं आपको, कि सबसे पहले तो वही लेट अस कंसीडर वाली बात, कि लेट अस कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब है जी, जिसका रेडियस आर है जी, जिसको लिक्विड में डिप कर दिया जी, लिक्विड की सरफेस टेंशन एस है जी, लिक्विड की डेंसिटी रो है जी। उसके बाद बोल दिया कि कितना ऊपर राइज कर गया, मान लो अप टू एच हाइट ये राइज कर गया। फिर आप थोड़ा सा लिख दोगे कि जो लिक्विड को ऊपर ले जाने का मेन कारण है, द राइज ऑफ लिक्विड इज, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे लिख दो कि राइज, समझ तो लिया ही है, ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू surface tension as shown in figure। बस बात खत्म, तुमने तो लिख ही देना है, समझ तुम्हें होना चाहिए सारा, बाकी तो एग्जाम में अब अटेम्प्ट करते हुए तो लिख देना कि राइज ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एज शोन इन फिगर, कि सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण ऐसे ऐसे ऊपर की ओर लिक्विड राइज कर रहा है जी। ओके, अब उसके बाद आप लिख दोगे द नेट फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इज गिवन एज, उसके लिए वो जो दूसरी फोटो बनती होती है, इसका फिर से वही ओवरऑल टॉप व्यू अगर हम प्रोवाइड कर दे, ये भी बनानी है फिगर, ठीक है। तो इस पे हर जगह ऊपर की ओर हर पॉइंट पे फोर्स लगा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। अब सारी बात देखो हमने समझा दी थी, ज्यादा बार बार क्या समझाएंगे, अब तो ये बता रहे हैं हाउ टू अटेम्प्ट। तो पहले आप ये डायग्राम बनाओ, फिर लिख दो राइज ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एज शोन इन फिगर। अब उसके बाद लिखो, ये फिगर बना दो और यहां पे हर जगह क्या लिख दो, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, ऐसे करके लिख दो। और उसके बाद इसको फिगर बी नाम दे दो। ये चलो आपकी फिगर
ए थी, यहां लिख देना इसके नीचे कि नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड सरफेस। वो जो लिक्विड सरफेस है उस पर जो नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है, कोने के हर मॉलिक्यूल उस पर टच है, इज गिवन एज एफ, ये नेट फोर्स है, इज इक्वल टू, ये क्या है, एस कॉस थीटा इंटू टोटल लेंथ। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, एस कॉस थीटा इंटू टोटल पाई आर है, यानी एफ कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एस कॉस थीटा। ये अपनी बात पहले भी हो गई थी, अब थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखवा दिया मैंने। ओके, तो आपकी डेरिवेशन भाई चल रही है। सबसे पहले वो लेटेस्ट कंसीडर वाली बात, ठीक है जी। उसके बाद ये डायग्राम, उसमें ये लिख देना कि ऐसे ऐसे ऊपर की ओर खींच के लेके जा रहा है जिसका कारण सरफेस टेंशन है। और फिर हमने ये डायग्राम बनाकर कि लिख दिया नेट अपवर्ड फोर्स, इसके नीचे लिखना बी वाले के नीचे, इज गिवन एज 2 पाई आर इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है जी। तो बात ये है कि हमें पता है कि जो नेट अपवर्ड फोर्स है वो कितना लग रहा है जी, 2 पाई आर इंटू एस कॉस थीटा। अब जगह बना लेते हैं बाकी काम करने के लिए। सो बेटा नेट अपवर्ड फोर्स 2 पाई आर एस कॉस थीटा, आगे लिखोगे, लिख लो दिस नेट अपवर्ड फोर्स, लिख लो भाई, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा। इतना पता है कि जो नेट अपवर्ड फोर्स है इट इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एस कॉस थीटा। अब उसके बाद क्या लिख रहे हो, दिस नेट अपवर्ड फोर्स पुल्स द लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी। तो नेट फोर्स कितना था ऊपर खींचने वाला, 2 पाई आर इंटू एस कॉस थीटा। फिर आपने क्या लिख दिया, दिस नेट अपवर्ड फोर्स पुल्स द लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन, लिख लिया। अब उसके बाद लिख लो एज द लिक्विड राइजेस, जो बोल रहा हूं लिखना है, पहली लाइन में लिखवाई है, दिस नेट अपवर्ड फोर्स पुल्स द लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरी पॉइंट, एज द लिक्विड राइजेस इट्स वेट टेंड्स टू पुल इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिख लिया। पहली लाइन थी 2 पाई आर कॉस थीटा ऊपर खींच रहे हैं, और दूसरी लाइन थी दिस एज द लिक्विड राइजेस इट्स वेट पुल्स इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगली बात है, जब तक ऊपर वाला ज्यादा है ऊपर जाता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब इतना लिक्विड राइज हो चुका होगा कि अपने वेट को, सॉरी इस 2 पाई आर को बैलेंस कर लेगा। तो पहली लाइन में मैंने लिखा कि दिस फोर्स टेंड्स टू पुल इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरी लाइन में लिखा एज द लिक्विड राइजेस द वेट टेंड्स टू पुल इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तीसरी लाइन में लिखना लेट एट हाइट h, मान लो h हाइट राइज होने पर, लेट एट हाइट h द वेट ऑफ लिक्विड raised becomes equals to the net upward force। मान लो इस हाइट h पर जो वेट जो उसको नीचे लाना चाहता है वापस, वो नेट अपवर्ड फोर्स पे के इक्वल हो गया। तो आगे लिख लेना, देन द फर्दर राइज ऑफ लिक्विड स्टॉप्स।
अब इसके बाद और लिक्विड राइज नहीं कर, तो 3 ही लाइनों में बात खत्म कर दी मैंने कि पहली लाइन में बोला 2 पाई आर cos थीटा ऊपर खींचता है, दूसरी लाइन में बोला जब लिक्विड ऊपर जाएगा तो वेट उसको नीचे खींचेगा, और तीसरी बात में मैंने बोल दिया कि मान लो हाइट h पर आकर इतना लिक्विड राइज कर गया कि वो ऊपर लगने वाले 2 पाई आर cos थीटा को s cos थीटा को बैलेंस कर देगा। ओके, अब बात खत्म है। एट दिस स्टेज वी कैन राइट, ओके, अब इस स्टेज पे हम क्या लिख सकते हैं कि जी वेट ऑफ लिक्विड रेज्ड ने किसको बैलेंस कर दिया? नेट अपवर्ड फोर्स को। नेट वेट भी तो फोर्स ही ना, नेट अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर दिया। अब वेट ऑफ द लिक्विड रेज्ड मतलब मास ऑफ लिक्विड रेज्ड इंटू जी। देख वेट इक्वल टू क्या होता है? m इंटू जी। तो भैया वेट ऑफ लिक्विड रेज मतलब मास ऑफ लिक्विड रेज इंटू जी इक्वल टू क्या आ गया? नेट अपवर्ड फोर्स कितना है? 2 पाई आर एस कॉस थीटा। ठीक है जी। अब यहां पर देख मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी देख रो से नोट कर रखी है, जी यहां आना ही आना है, 2 पाई आर एस कॉस थीटा भी आना ही आना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इक्वल टू 2 पाई आर को। वॉल्यूम किसकी? भैया अगर वेट लिक्विड रेस का था, मास लिक्विड रेस का था, तो वॉल्यूम भी किसकी? जितना लिक्विड रेज हुआ है उसी की वॉल्यूम ना। ओके, अब लिक्विड कितना रेज हुआ देख, ये देख दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल है ना भाई, ट्यूब तो सिलेंड्रिकल होती है, तो ये जो लिक्विड रेज हुआ है इसकी वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगी। अब सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? इट इज पाई आर स्क्वायर एच, आर रेडियस है, एच। अब एक और बात है यार, ये नीचे को भी तो कर्व आया हुआ है ना, अगर तो ये सिलेंडर यहां से लेके यहां तक ऐसे भरा हुआ होता तो इसकी वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं भरा हुआ, ये नीचे की ओर भी है, तो ये जो नीचे की ओर आया एच, तो यार कोना टू कोना ले रहे हो ना यहां तक, तो ये वाला तो निकालना पड़ेगा ना, ये जल चीज है, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये एक तरह का हेमिस्फेयर बनेगा जिसका रेडियस आर ही रहेगा। तो समझो बात को, अगर पूरी पूरी हो जाए, एन भरा हुआ खचा खच एन प्लेन, तो पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन इसमें से निकालेंगे, खैर उसको मैं बाद में नेग्लेक्ट ही करूंगा, लेकिन एक बार तो शो करेंगे। तो हेमिस्फेयर नीचे का जो आया हुआ है ना उसकी वॉल्यूम निकाल देंगे। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस तो वही है ना, तो वॉल्यूम की जगह ये लिखेंगे भाई, साथ में डेंसिटी, साथ में जी इक्वल टू 2 पाई आर एस कॉस थीटा। ठीक है जी। अगली बात ये कि यार ये तो बड़ा ही मैग्नीफाइड व्यू दिया ना मैंने तुझे, एक्चुअली तो ये कैपिलरी पतली सी है ना, अभी जो पतली सी है इसमें हाइट ज्यादा है, और ये हेमिस्फेयर तो नेग्लिजिबल है ना सिलेंडर की वॉल्यूम के कंपैरिजन में, यहां तो इक्वल से लग रहे हैं क्योंकि ये ना मैग्नीफाइड व्यू दे दिया, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ये हाइट के कंपैरिजन में जो हेमिस्फेयर जो कर्व सा बन रहे तो नेग्लिजिबल है, इसलिए एक बार लिखना जरूर है, लेकिन अदरवाइज ये टर्म क्या कर दी जाएगी, नेग्लेक्टेड बीइंग वेरी स्मॉल भाई।
स्मॉल होने के कारण इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहां से क्या बना, ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी इक्वल टू बेटा क्या आएगा, 2 पाई आर एस कॉस थीटा। चेक कर लेना कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। टारगेट पे क्या था, हाइट थी, हेडिंग चेक करना कि हमने हाइट कैलकुलेट करनी थी। तो टारगेट पे बेटा हाइट थी, तो अगर मैं इसको चेक करूं तो हाइट मुझे निकालनी है। देख पाई से पाई काट दे, आर से एक आर काट दे, मेरे ख्याल से ये बचने वाला है h इक्वल टू, इधर क्या बचा हुआ है 2s cos थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, एक r बच रहा है, रो भी बच रहा है, g भी बच रहा है। तो h विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r इंटू रो इंटू जी। तो यार ये आ गई हाइट of the liquid raised in a capillary tube 2s cos theta by r rho g, जहां पर s क्या है, लिक्विड की सरफेस टेंशन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रो डेंसिटी, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g तो कांस्टेंट ही है। अब सोच के देख, h जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। मतलब लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी कम हाइट से काम चल जाएगा। हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो जितनी बेटा डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ही हाइट कम राइज होगी। कम डेंसिटी वाले लिक्विड ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, ज्यादा डेंसिटी वाले कम, और ऊपर से देख इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर भी है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो जो एच है यार, एक तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेंसिटी, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर। ज्यादा पतली ट्यूब होगी तो ज्यादा लंबी हाइट तक चढ़ जाएगा लिक्विड। ओके, क्योंकि वेट तो उतना चाहिए ना, तो वहां हाइट ज्यादा चाहिए होगी। फिर अगर डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा पतली होगी, मैंने बोला पतली, पतली मतलब आर कम, तो ज्यादा हाइट तक चढ़ जाएगा, सही बोला था। और जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी कम होगी, उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा होगी उतनी कम हाइट तक। ओके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, सरफेस टेंशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, मतलब जितनी सरफेस टेंशन ज्यादा लिक्विड की उतना ऊपर खींचेगा। तो सीधी सी कहानी है, h इक्वल टू 2s cos थीटा बाय r रो g है। ओके, एक चीज यहां पर नोट कर लिया कि अगर कनकेव मेनिस्कस वाली कहानी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कनकेव मेनिस्कस वाली कहानी है, यानी एडहेसिव स्ट्रांग हुआ पड़ा है, यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री वाला केस चल रहा है। ओके, थीटा लेस देन 90 डिग्री वाला ही केस चल रहा है मान ले। तो इस स्थिति में यार कॉस है ना, देख h प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मतलब h क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, मतलब राइज ही होगा। यानी ऐसे केसेस में जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी कनकेव मेनिस्कस बन रहा होता है, यानी एडहेसिव स्ट्रांग वाली स्थिति बन रही होती है, तो वो राइज ही करेगा। लेकिन अगर कन्वेक्स मेनिस्कस वाली स्थिति होती, कैसी स्थिति होती, कन्वेक्स मेनिस्कस वाली स्थिति होती, अब मरकरी होता मान ले कंटेनर में, तो मरकरी के केस में तो थीटा ग्रेटर देन 90 चलता है ना। अब थीटा भाई ग्रेटर देन 90 डिग्री चले गया तो कॉस थीटा 90 से ऊपर एंगल में कॉस नेगेटिव वैल्यू देनी शुरू कर देगा।
कॉस की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अगर कन्वेक्स मेनिस्कस वाली बात होती तो यार थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, वो मर्करी इन ग्लास वाला एग्जांपल, तो उस केस में जो कॉस थीटा ना मेरे भाई वो नेगेटिव आएगा। कॉस थीटा नेगेटिव का मतलब एच नेगेटिव आएगी। एच नेगेटिव का मतलब राइज नहीं, फॉल होगा। राइज नहीं भाई, फॉल होगा। फार्मूला यही है, बस एच क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। फार्मूला यही है, एच इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा। एच इक्वल टू, फार्मूला तो वही रहेगा, एच इक्वल टू 2s कॉस थीटा के नीचे r रो जी। फार्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, यही रहेगा, बस एच नेगेटिव आ जाएगा। कॉस नेगेटिव होने के कारण एच नेगेटिव आ जाएगा। तो मरकरी वाले केस में ये नीचे आ जाएगा। ओके, अच्छा ये जो हमने पूरा किया, हेडिंग हमने लिखवाई थी कि कैलकुलेट द हाइट एक्सेट्रा, इसको एसेंट फार्मूला भी कहते हैं। कौन सा फार्मूला कहते हैं, ये जो h इक्वल टू 2s कॉस थीटा, h इक्वल टू 2s कॉस थीटा बाय r रो जी है ना, तो अब हेडिंग में इसको एसेंट फार्मूला भी कह सकती हो। कौन सा फार्मूला भाई, एसेंट फार्मूला। किताबों में इसको एसेंट फार्मूला लिखा होता है, कई बार कह देगा डिराइव एसेंट फार्मूला, तो इसको एसेंट फार्मूला भी कहते हैं। एसेंट मतलब असेंड करना, ऊपर चढ़ रहा था ना भाई लिक्विड, तो इसलिए इसको एसेंट फार्मूला भी कह देते हैं। ओके, हाँ ये फॉल वाला केस जो है तो इसको डिसेंट फार्मूला कहना चाहिए। खैर किताबों में डिसेंट फार्मूला लिखा होता, लिखा एसेंट ही होता है, लेकिन जब फॉल होगा तो इसको डिसेंट फार्मूला भी कह सकते हैं। बाकी आपको डेरिवेशन वाला काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो h इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r इंटू रो इंटू जी। मेरे भाई क्लियर होना चाहिए। हाँ जी बेटा यार, तो केपलर रिएक्शन हो गया, हाइट का भी फार्मूला निकल गया 2s कॉस थीटा बाय r रो जी। अब एक यहां पे ना लास्ट में चलते चलते पर 5-7 मिनट लेंगे भाई, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ठीक है h इक्वल टू 2s कॉस थीटा बाय r रो जी है कि जी इतनी हाइट तक लिक्विड राइज हो सकता है। ओके, कि ये कंटेनर है और इसमें ऐसे ऐसे ये एक पाइप डाल दी और इसमें लिक्विड कितना राइज होगा, इस पर्टिकुलर हाइट तक होगा। ठीक है, मान ले ये हाइट मान ले 2 सेंटीमीटर है कि जी 2 सेंटीमीटर तक लिक्विड राइज होगा। अब अगली बात है यार, अगर मेरी पाइप बाहर 5 सेंटीमीटर है, अब उस 5 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर राइज हो जाएगा, ऊपर आधी खाली हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन खाली पड़ रहेगा, 2 सेंटीमीटर राइज होगा। अब कई बार क्वेश्चन डाल देता है कि यार 2 सेंटीमीटर तक राइज हो सकता था, और तेरी जो पाइप है ना, पाइप उसकी हाइट 2 भी नहीं है, 2 से भी कम है। मतलब कि लिक्विड राइज कहां तक हो सकता है, 2 सेंटीमीटर तक, लेकिन अपने पास जो पाइप है वो 2 सेंटीमीटर है ही नहीं। मान ले वो है ही बाहर 1 सेंटीमीटर। अब राइज कहां तक हो सकता है, 2 तक। बाहर कितनी है, बस 1 ही सेंटीमीटर है। तो अब क्या होगा, क्या लिक्विड फ्लो होकर बाहर गिरने लग जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, कि 2 तक राइज हो सकता है। अगर मेरी 2 से ज्यादा है, ठीक है 2 तक होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन अगर यार 2 तक राइज हो सकता था और हाइट ही 2 से कम है, 1 ही सेंटीमीटर है, तो राइज तो 2 तक हो सकता है। तो 1 तक तो हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या ये नीचे गिर जाएगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि अगर यार अपने पास एक कैपिलरी है जो इनसफिशिएंट हाइट की है, इसको क्या बोलेंगे हम, कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट।
तो इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी है, उसमें क्या होगा, लिक्विड बाहर निकलेगा ना। तो उसका आंसर है भैया नहीं निकलेगा, बाहर बाहर नहीं गिरने वाला। ये थोड़ी है कि ऐसे बाहर गिर जाएगा। होगा क्या कि अगर ये कैपिलरी सफिशिएंट हाइट की है तो देख जहां तक राइज हो सकता है हो जाएगा, लेकिन ये अगर इनसफिशिएंट हाइट की है, ठीक है, अब यहां तक तो हो गया, उसके बाद क्या होगा यार, ये लिक्विड जो है ना, ये इसके ऊपर ड्रॉप सा बनना शुरू हो जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ड्रॉप टाइप में जितना राइज हो सकता है हो गया हो गया हो गया। अभी ऐसे नहीं गिरेगा भाई, ये ऊपर आगे ना एक ड्रॉप सा बनना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये ड्रॉप की शेप ले लेगा यार, बाहर बाहर नहीं करेगा। मतलब अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अगर एक कैपिलरी हो इनसफिशिएंट हाइट की हो तो क्या उसमें लिक्विड बाहर गिरता है, तो उसका आंसर नहीं भैया, बाहर बाहर नहीं गिरता। तो क्या होता है कि भैया उसके ऊपर ड्रॉप की शेप सी वो ले लेता है। अब इसको प्रूव किया जा सकता है। अपने पास फार्मूला क्या है यार, अपने पास फार्मूला है H इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r इंटू रो इंटू जी। r क्या है यार, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, ठीक है। r क्या था अपना, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, ये कैपिलरी है, ये क्या है r, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस r। अब अगर ध्यान से देखो यार, ये क्या है, ये उस स्फेयर का रेडियस है जो उसके ऊपर बन गया, स्फेरिकल ड्रॉप टाइप बन गया ना, तो ये उस स्फेयर का रेडियस है यार, ये r उस स्फेयर का रेडियस है, ये छोटा r कैपिलरी का रेडियस है, ये ओवरऑल स्फेरिकल शेप बन गई। तो ये बाहर की ओर राइज कर गया, ये r है ना बेटा कैपिटल, ये उस स्फेयर का रेडियस है। अब तुम्हें यह भी पता है कि अंदर लिक्विड देख ऐसे था, ठीक है, बाहर की ओर ये ऐसे राइज कर गया, और ये वाला जो अपना एंगल था, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट चल रहा था। अब थोड़ी सी भाई ज्योमेट्री लगाएगा ना, ये पूरा 90 डिग्री है, ऊपर से ये भी 90 डिग्री है, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा ले, ये एंगल थीटा प्रूव हो जाएगा। अब वो अपने आप कर लेना, ठीक है जी। तो जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना, उसके बीच का वो जो एंगल बन रहा है वो थीटा प्रूव हो जाएगा। अब इस छोटे ट्रायंगल को देख लिए, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, चेक कर लिए, cos थीटा लगाएगा, ये बेस है, ये r था ना, रेडियस ऑफ कैपिलरी, छोटा r रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, पाइप का रेडियस है अपनी ये वाली जो पाइप है, इसका रेडियस है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। ओके, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r अपॉन r, यहां से r इक्वल टू क्या आ गया यार, r cos थीटा, ठीक है। अब यहां पे जो छोटा r है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा लिख दिया, ये ले 2s cos थीटा, नीचे क्या आ गया यार, r cos थीटा इंटू रो इंटू जी, ये ले cos थीटा कट गया, मतलब h कितना आ गया, ये आ गया 2s बाय r इंटू रो इंटू जी। यार यहां से मैं एच आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 2s डिवाइडेड बाय रो जी, क्या लिख दिया, 2s डिवाइडेड बाय रो जी। ओके, अब इसमें s क्या है, सरफेस टेंशन, लिक्विड तो वही है, ये कांस्टेंट है, और ये रोजी क्या है, रोजी भी तो कांस्टेंट है ना, रोजी में रो वैसी कांस्टेंट है, रो डेंसिटी है भाई, लिक्विड तो वही रहेगा ना, तो डेंसिटी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एस कांस्टेंट, भैया एस कांस्टेंट, रोजी कांस्टेंट, टू तो वैसी कांस्टेंट है। कहने का मतलब एच इंटू आर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस स्थिति में मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं एच आर विल रिमेन कांस्टेंट। ये जो लास्ट बात है इसको जल्दी जल्दी में मत सुनना, ज्यादा बोर हो गए हो तो भैया वीडियो बंद कर दो, बाद में सुन लेना, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनेगा इस पे। तो पॉइंट ये है कि भैया इनसफिशिएंट हाइट होगी तो बाहर नहीं फैलेगा, एच आर कांस्टेंट होता है, ठीक है।
अगर h कम है तो r बढ़ जाएगा, ये जो स्फेयर बन रहा है ना उसका रेडियस बढ़ जाएगा। अगर h ज्यादा है तो r कम हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, बाहर नहीं फैलेगा। H1R1 इज इक्वल टू H2R2 लिख दिया जाएगा। अगर H इनसफिशिएंट है तो भाई R सफिशिएंट हो जाएगा, बाहर नहीं गिरने देगा। अगर H सफिशिएंट है तो R कम से कम चल जाएगा। तो ये भी पॉइंट है, आ जाता है, इसको भी याद रखना है। HR की वैल्यू 2s/ρg और H1R1 इक्वल टू H2R2, तो भैया बाहर नहीं गिरेगा, इतना याद रख लेना। तो यार आज ये जो पूरा टॉपिक था ये कैपिलरी एक्शन का था, लेक्चर लंबा हो गया, अब क्या करें, हमने सोचा कैपिलरी एक्शन को एक ही बार में क्या कर दें, कवर अप कर दें। तो बेटा सरफेस टेंशन के टॉपिक्स अपने थ्योरी वाइज तो क्या हो गए, कवर अप हो गए, बाकी न्यूमेरिकल वाइज ये अभी कुछ दिन चलता रहेगा काम। जब ये हो जाएगा फिर हम जाएंगे फ्लूइड्स इन मोशन में, हाइड्रोडायनेमिक्स में। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में भैया प्रेशर था, सरफेस टेंशन थी, थ्योरी भी थे, न्यूमेरिकल भी थी, ज्यादा थ्योरी है तो करो कवर अप, बाकी न्यूमेरिकल अभी इसके चलते रहेंगे। अभी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, तो अभी आपसे विदा लेते हैं जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद।